तो मैं फिर से क्वाड के बारे में बात करूंगा। क्वाडिलेशन ऑफ क्वाड लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फोर, यानी चार चार। तो क्वाड ग्रुप में इस समय इंडो पैसिफिक चाइना को टैकल करने के लिए एक नेटो जैसा कंट्री बनाई गई है। नेटो बनाया गया था। यूएसएसआर का जो ग्रुप था उस समय, यूएसएसआर को टैकल करने के लिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया नेटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऐसे इस समय 2007 में शिंजो आबे ने अपनी एक सोच रखी कि हमें कैसे उसमें चाइना को फ्यूचर में टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। चाइना का सामना हम प्रतिस्पर्धा किस प्रकार अकेले नहीं कर सकते, तो उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक के जितने भी आइसलैंड है, जितने भी कंट्री है, वहाँ पे वो फ्री ट्रेड चाहते, पीस चाहते, स्टेबिलिटी चाहते, प्रॉस्पेरिटी चाहते। तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया था। तो उस समय मालाबार एक्सरसाइज होती थी। यूएस और इस मनमोहन सिंह थे उस समय गवर्नमेंट में, तो वह शामिल हुए मालाबार एक्सरसाइज में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था, उन्होंने उसका नाम इंडो पैसिफिक कहना शुरू हो गए। और जॉय बाइडेन ने भी उसे इस बार 2021 की समिट में उसे इंडो पैसिफिक ही नाम दिया। तो इंडो पैसिफिक नाम देना इंडिया के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि उससे पूरा इंडियन ओशन जो है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का एक वो दिखता है। एशिया पैसिफिक कहने से कि पूरा एशिया का नजर आता है। तो इंडो पैसिफिक के क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल इंडो पैसिफिक है, मिडल इंडो पैसिफिक है, तो बहुत सारे वेस्टर्न इंडो पैसिफिक है। तो उधर कुछ आइसलैंड है, कुछ इंडोनेशिया, मलेशिया, जाकार्ता, सिंगापुर उसकी राजधानी है, सॉरी। तो उधर उन देशों पे चाइना एक तरीके से अपना प्रभुत्व दिखाता है कि क्या उन्हें किस तरीके से डोमिनेट करता है। तो इसलिए इस रीजन में पीस बनाने के लिए ये ट्रीटी हुई है। तो इस कितनी कामयाब होगी आने वाले टाइम में देखते हैं, क्योंकि चाइना को इस तरीके से टैकल करना चार कंट्री और चाइना के लिए भी एक चिंता दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्लोबल टाइम जो उसका माउस पीस अखबार आर्टिकल उसमें लिखा है कि इस तरीके से इंडिया तो एक तरीके से उसकी हवा में बह रहा है अमेरिका की, यूएस के साथ साथ। तो ये इसके लिए कितना सही है, क्योंकि उसको इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन का भी पार्ट है, ब्रिक्स का भी पार्ट है, और ऐसे ही जापान है, जापान भी पार्ट है। तो अलग अलग कंट्री कहीं ना कहीं कोलैबोरेट होती है एक दूसरे के साथ, और फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रही है इधर। तो ये क्वाड आखिर इस पर किस चीज की चर्चा हुई थी और इस बार सबसे बड़े इशू क्या थे, और ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। सबसे पहला कोविड-19 जो पेंडेमिक आया उसकी वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से होगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और सारी दुनिया को, चाइना जो 69 डेवलपिंग कंट्री को अपनी वैक्सीन बना के प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में फ्री मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, उसे हम किस तरीके से हम इंडिया में या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बनाए और सारी दुनिया में हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरीके से जो एक रिजीम है, जो कम्युनिस्ट रिजीम है, इसे हम तोड़ पाएंगे, ताकि इंडिया की एक वो बनेगी इन क्वाड ग्रुप में एक उभरती हुई छवि। और उसको अभी देखा भी जा रहा है कि हुआई पे जो उनके थे उस पे हर तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इसे बंद करो। यूके ने तो पहले ही कह दिया था, यूरोप पूरा उसका कर रहा है, यूएसए ने तो हुआई पे बैन लगा दिया है कि ये जानकारी इंफॉर्मेशन चुराती है। तो इसी तरीके से सेकंड इशू था इस समय क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैं पहले भी रिसेंट टाइम में बहुत बार बता चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है एनवायरमेंट में। इस समय हम देख रहे हैं कितनी ग्लोबल हीट बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, ओजोन लेयर की समस्या। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अमेजोन की कटाई हुई, वहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि फेसबुक में वहाँ की लैंड बिक रही है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है। लेकिन ये भी करना गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसकी जो बैटरी होती है, लिथियम बैटरी होती है, तो उससे उससे भी पर्यावरण को खतरा है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग के लिए हमें प्लांट लगाने पड़ेंगे। हो सकता है हम सोलर प्लांट लगाए, लेकिन सोलर प्लांट बनाने के लिए भी हमें क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे काम करें सारी दुनिया के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे पर्यावरण एनवायरनमेंट पहले से ही सुरक्षित रहेगा। और हमारा तो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ पहले से अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ थर्ड जो बात निकल के आई है, इमर्जिंग
ग्लोबल पावर। तो इमर्जिंग पावर टेक्नोलॉजी क्या है? इमर्जिंग पावर के बारे में शायद कोई बात भी नहीं करता यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, किसी भी कोचिंग वोचिंग कोई नहीं बताएगा क्वाड में असल में इमर्जिंग पावर क्या है। तो इसमें ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, एआई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसे किस तरीके से हम डेवलप करेंगे और किस तरीके से आने वाले टाइम पे इसके बारे में ये, क्योंकि आने वाले टाइम में जो असली ताकत है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत ही है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमें एआई सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। इस समय एक चीज अभी खबर आई है, जैसे कि ये जितने भी है कोपेनहेगन की एक यूनिवर्सिटी, उसने ऐसा एल्गोरिथम बनाई है, एआई ऐसी बनाई है कि उससे आप ये पता लगा सकते हो, ये अभी मैं बता रहा हूँ कोपेनहेगन की यूनिवर्सिटी, कि आप में से किसको कोविड-19 है, कोविड-19 किसको नहीं है। तो इस तरीके से एआई बना चुकी है यूनिवर्सिटी, और ये मैगजीन में भी छपा है कि किसी साइंस नेचर मैगजीन में छपा है ये आर्टिकल। तो आप देख सकते हो, आप किस भी चेंज कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं कि इसे कोरोना है, इसे कुछ नहीं है। तो एक्यूरेसी इस तरीके से आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से चेंज है दुनिया के लिए कि आप एआई इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति पर्सन को देख के ये बता देगी कि किसको कोविड-19 है, किसको नहीं है। और इस तरीके से आप बेशक सही हो या गलत हो, लेकिन एक बार मशीन ने बना दिया तो आप उसके दायरे में आ जाओगे, और आपको जो फिर उसके बाद नियम कायदे रूल्स बनते हैं तो उसके अधीन ही आना होगा। तो ये एक टेंशन की बात है, क्योंकि मशीन है, और वैसे तो मशीन एक्यूरेट रिजल्ट देती है, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर दी जाए, किसी तरीके से उसमें वायरस डाल दिया जाए, मालावेयर डाल दिया जाए, रैंसमवेयर डाल दिया जाए, तो उसमें चेंजेस होना बड़ा आसान है। और हैकिंग इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जितना लोग यूपीएससी में ध्यान देते ना, उसका आधा भी हैकिंग में ध्यान देने लग जाए तो उससे ज़्यादा ना 100 गुना ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हैकिंग उतनी कठिन है नहीं जितना लोग समझते हैं हैकिंग को। तो आप ब्लैक हैट हैकर भी बन सकते हैं, वाइट हैकर भी बन सकते हैं। अब मैं हैकिंग को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हैकिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हैकिंग आने वाले टाइम में बहुत इसके गंभीर परिणाम मिलेंगे। और देखना आप हैकिंग के थ्रू कितनों के अकाउंट साफ हो जाएंगे, कितने मतलब सारे के सारे बैंक अकाउंट साफ हो सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है और इस पे कोई काम नहीं हो रहा। अभी खबर आ रही है कि यूएसए में इस समय सोलर विंड्स एनर्जी में साइबर अटैक हुआ था। साइबर सिक्योरिटी जब उनकी जगह पे नहीं है, तो पूरी दुनिया में जो छोटे मोटे फ़ोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो अपने को किस तरीके से एक छोटे से एंटीवायरस से सुरक्षित कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो ये काम वो कर ही नहीं सकते। तो इसी के लिए क्वाड पे चर्चा हो रही। क्वाड आखिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑटोमेशन का जमाना है और इन पे ह्यूमन ऑटोमेशन होगा, हर चीज़ होगी। तो इस पर कोई बात भी नहीं करता। इस पर मैं अगली वीडियो भी लाऊंगा, पूरी की पूरी इमर्जिंग पावर पे कोई लेके ही होगी। थैंक यू सो मच।